आइए बात करते हैं टॉप 10 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। 10 ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो अप टू 50% तक डाउन हो चुके हैं, क्योंकि अभी जो मार्केट ऐसा चल रहा है कि पूरा का पूरा शेयर, जितने भी शेयर है सारे डाउन चल रहे हैं। पर अपन आज ऐसे 10 शेयर की बात करेंगे जो स्पेशली लार्ज एंड मिड कैप है, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, अपन आज उनकी बात करेंगे जिनके शेयर 50% तक भी डाउन हो चुके हैं। तो क्या ये अपने लिए बिल्कुल वंस इन ए लाइफ टाइम बड़ी अपॉर्चुनिटी है या फिर एक बहुत बड़ा ट्रैप है, पूरा डिस्कस करेंगे अपन। आइए वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने के पहले दिस इज नॉट ए बाय और सेल एडवाइस, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। आइए शुरू करते हैं। तो ये जो स्टॉक्स है, हालांकि मैंने 10 बोला पर मैं आपको 11 स्टॉक बताऊंगा, उसमें से एक स्मॉल कैप बताऊंगा। सारे 10 लार्ज मिड कैप है बट एक स्मॉल है। वो मैंने सेक्टर वाइज तोड़े, कुछ कॉन्ग्लोमरेट के, 4 सेक्टर बैंकिंग के, 2 एनबीएफसी के, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी का है, 2 टेलीकॉम डाटा सेंटर के, एक ईएमएस का है। तो ये सेक्टर वाइज अपन चलेंगे। तो बहुत मेहनत लगी अच्छे अच्छे स्टॉक ढूंढने में। उसके पहले प्लीज एक बार वीडियो लाइक कर देना, चैनल याद रखिए सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक द वन एंड ओनली रिलायंस, जो कॉन्ग्लोमरेट है। अब रिलायंस का स्टॉक दिसंबर 25 से मार्च 26 तक 15% डाउन हो चुका है। अब आप देखोगे एफडी के जो इंटरेस्ट होते हैं वो 6-7% के होते हैं पूरे साल भर के, और ये स्टॉक 3 महीने के अंदर 15% गिर गया। और रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जिसने आज तक के जितने भी बियर फेस हो या बुल फेस हो, मतलब मार्केट कितना भी बड़े गिरे, इसने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से स्टेबलाइज करा है और सालों साल बहुत अच्छे रिटर्न दिए। रिलायंस हमेशा अपने आप को इस सारे क्रैश मार्केट से ओवरकम करके आया है। अब रिलायंस सब तरह के बिजनेस करता है, आपको पता है, चाहे रिटेल हो, जियो हो, रिफाइनरीज हो, ऑयल एंड गैस हो, इसके हर तरह के बिजनेसेस है। स्पेशली जो सबसे अच्छा सेगमेंट चल रहा है इसका जियो सेगमेंट चल रहा है। अब इसके फंडामेंटल में से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर इसका फिर भी बताता हूं। रेवेन्यू और प्रॉफिट इसके बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोइंग चल रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 10% के अप्रोक्स चल रहा है, जो एक डिसेंट चल रहा है। पी रेशियो इसका अप्रोक्स इंडस्ट्री के इक्वल चल रहा है, थोड़ा सा ज्यादा। इंडस्ट्री का पी रेशियो 14 है, इसका 19 चल रहा है, तो थोड़ा सा ज्यादा पी रेशियो, तो थोड़ा सा ये खराब चीज हल्की सी, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है पर थोड़ा सा ज्यादा है। अब मेन चीज है कि देखो मार्केट क्रैश चल रहा है, पर मेन इस पे रिलायंस पे इंपैक्ट क्या आया? रिलायंस पे सबसे बड़ा इंपैक्ट आया है विंडफॉल टैक्स का। अब विंडफॉल टैक्स क्या होता है? जब भी मार्केट खराब होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा देती है कि रिलायंस जो भी ऑयल एंड गैस है, मतलब स्पेशली जो पेट्रोल और डीजल है, वो पहले रिलायंस पूरा एक्सपोर्ट करता था, बाहर बेचता था। तो अब वो क्या गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया की सप्लाई पहले फुलफिल हो, उसके बाद एक्सपोर्ट करो आप। तो बाहर एक्सपोर्ट रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पे, पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लगा दिए हैं। तो इस टैक्सेशन की वजह से रिलायंस का जो भी मार्जिन है, वो रिलायंस का मार्जिन थोड़ा कम होगा। इस वजह से यहां पे सबसे बड़ा इंपैक्ट ये पड़ा है। तो ये विंडफॉल टैक्स अब हटेगा कब? विंडफॉल टैक्स जब सब कुछ स्टेबलाइज हो जाएगा वापस से, उस वक्त हटेगा। तो वो इंपैक्ट उस वक्त खत्म होने वाला है। तो ये एक जो नेगेटिव फैक्टर था मेन आपको बता दिया। उसके बाद अब इसके मेन पॉजिटिव फैक्टर क्या है? देखो पॉजिटिव फैक्टर ये कि रिलायंस की सबसे बड़ी सबसे मेन जो स्ट्रेंथ है वो है जामनगर की रिफाइनरी। उसकी जामनगर रिफाइनरी एक ऐसी रिफाइनरी है जो कितना भी खराब से खराब क्रूड ऑयल क्यों ना हो, इंडिया के बाहर से रिलायंस क्या करता है, पहले क्रूड ऑयल खरीदता है, फिर उसको रिफाइन करके सेल करता है। तो ये जो क्रूड ऑयल होता है वो बहुत मड़ी वाले क्रूड ऑयल भी होते हैं, खराब वाले जो बहुत सस्ते में बिकते हैं, जिनके पास वर्ल्ड के अंदर जनरली ऐसी रिफाइनरीज बहुत कम है जो इतने खराब क्रूड ऑयल को भी रिफाइन कर देती है। पर जामनगर रिफाइनरी एक ऐसी रिफाइनरी है जो कितना भी खराब क्रूड ऑयल क्यों नहीं उसको रिफाइन कर देती है और उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट करती है। तो उसको अच्छा मार्जिन मिल जाता है जामनगर रिफाइनरी की वजह से। और इसके अंदर मेन अच्छी चीज है कि ये ग्लोबली सेल करती है सारा का सारा पेट्रोल ऑयल, इंडिया के अंदर बहुत कम सप्लाई करती है। तो इस वजह से ग्लोबल सेल की वजह से इसको प्राइसेस अच्छे मिल जाते हैं। साथ में इसके जियो का आईपीओ भी पॉसिबल है, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। इसी साल जियो का आईपीओ आने वाला है। तो पहली कंपनी अपनी रिलायंस थी। उसके बाद सेकंड कंपनी पे चलते हैं, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीटीज, दैट इज एलएनटी कंपनी है। जो अपनी एलएनटी कंपनी फेब और मार्च में, मतलब लगभग 1 से 2 महीने के अंदर 18% गिर चुकी है। एलएनटी जिनको पता है ऑलरेडी बहुत बड़ी इंडिया की लार्जेस्ट ईपीसी कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करती है, पूरी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, रोड बनाना, ब्रिज बनाना या फिर रेलवे लाइंस बनाना, ये सब काम होते हैं पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के एलएनटी के। ये बहुत बड़ी कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी का 16% का है, अच्छा है। पी रेशियो इसका थोड़ा सा ज्यादा चलता है, जैसे इंडस्ट्री का पी रेशियो 19 है, इसका 26 है। पर क्योंकि ये अभी इंडिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, तो अपने आप को जस्टिफाई कर सकता है। डेट टू इक्विटी 1.32 है, तो डेट इसका थोड़ा सा ज्यादा है, बट वही इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में डेट हमेशा थोड़ा सा ज्यादा होता ही होता है। पर ये नेगेटिव फैक्टर थोड़ा सा कंसीडर करके चलना। रेवेन्यू प्रॉफिट अच्छे लेवल पे इसका ग्रोथ चल रहा है। तो अब ये कंपनी का मेन जो शेयर डाउन हो रहा है किस वजह से हो रहा है? क्योंकि इसके बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चलते हैं मिडल ईस्ट के अंदर। तो मिडल ईस्ट की जो आपको हालात पता है, उस वजह से वहां पे क्या हुआ, इसके प्रोजेक्ट अभी रुक गए, वो डिले हो गए, क्योंकि मिडल ईस्ट में भी वो काम नहीं कर सकती कोई भी कंपनी। तो इस वजह से इसके शेयर थोड़े डाउन हो गए। पर एक पॉजिटिव फैक्टर ये भी, क्योंकि मिडल ईस्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, मतलब लड़ाई की वजह से। तो
तो जैसे ही वॉर रुकेगी, मिडिल ईस्ट को वापस से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्ट कराना पड़ेगा, रीबिल्ड कराना होगा, तो एलएनटी को पॉसिबली ऑर्डर वापस से मिल सकते हैं। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव फैक्टर दोनों है। बाकी सबसे अच्छी चीज इसकी है कि गवर्नमेंट अभी पुश कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर। इसे बजट गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था कि गवर्नमेंट बजट के हिसाब से 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्राइमरी बेनिफिशियरी है वो एलएनटी ही है। डिफेंस के ऑर्डर्स इसके पास ऑलरेडी पड़े, और सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है इसकी वो है ऑर्डर बुक वैल्यू। इसके पास 5 लाख करोड़ की ऑलरेडी ऑर्डर बुक वैल्यू पड़ी हुई है, मतलब 5 लाख करोड़ के ऑर्डर्स इसके पास हाथ में जो इसको फुलफिल करने। तो इसके आने वाले बहुत सालों के इसके जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो ऑलरेडी इसके तय है कि इतने तो मिनिमम होंगे ही होंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। ये एलएनटी हो गया। बट अगर वही उसके पहले आपने अगर वीडियो लाइक नहीं करी है, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। उसके बाद आगे चलते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है अपनी टेलीकॉम और डाटा सेंटर की दो कंपनीज है। उसमें से पहली कंपनी भारती एयरटेल। भारती एयरटेल अपन सबको पता है क्या काम है इसका, मेन बिजनेस। तो मेन बिजनेस टेलीकॉम का अपन लोगों को ये पता है। इसका शेयर नवंबर 25 से लेकर मार्च 26 के अंदर 18% तक क्रैश हो चुका है, 18%। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे इसको ऐसा मेन क्या रीजन रहा कि टेलीकॉम सेक्टर क्यों क्रैश हो गया। वो ये बहती गंगा के अंदर सब हाथ धो लेते, जब सब शेयर गिर रहे थे तो ये भी गिर गया। बाकी इसका कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था, अभी मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो आप लोगों को तो इतना पता है कि भारती एयरटेल केवल टेलीकॉम का बिजनेस करती है, पर इसके अलावा इसका एक मेन बहुत बड़ा बिजनेस भी है डाटा सेंटर्स का। जिस डाटा सेंटर जिसको ऑलरेडी पता होगा कि जितने जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट है, उन सब का डाटा कौन स्टोर करता है, डाटा सेंटर स्टोर करते हैं। जिसने डाटा सेंटर की मेरी सेपरेट वीडियो नहीं देखी हुई, वो एक सेपरेट वीडियो में अभी आपको ऊपर आई बटन पे लिंक दिख जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, वो वीडियो आप देख लेना। तो ये कंपनी डाटा सेंटर्स भी ऑपरेट करती है। इसकी सब्सिडियरी एक नेक्स्ट्रा, ये इंडिया का लार्जेस्ट डाटा सेंटर नेटवर्क भी ऑपरेट करती है। तो टेलीकॉम और डाटा सेंटर इंडस्ट्री में ये भी टॉप पे आती है। तो इसके जो फंडामेंटल है बहुत अच्छे ग्रोइंग है, रेवेन्यू फंडामेंटल, रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 26% बहुत अच्छा है। इसका पी रेशियो भी 29 चल रहा है, वही इंडस्ट्री का 35 चलता है, ये भी एक अच्छी चीज है। डेट टू इक्विटी 1.77, डेट इसका थोड़ा सा ज्यादा है, ये थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट है, ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी इसकी एक चीज अच्छी है कि अभी कंपटीशन में केवल दो ही है, या तो एयरटेल या फिर जियो। अब इसका ये जियो से ज्यादा ग्रोइंग मोड पे, इसका जो आरपू है, आरपू होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, कि हर एक इंसान एक यूजर होता है, तो उस यूजर से पर यूजर से जो रेवेन्यू मिल रहा है वो इसका जियो से भी बहुत ज्यादा है, और इसका आरपू इंक्रीज पे इंक्रीज होता जा रहा है। इसका बिजनेस 15 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर है, सबसे बड़ा बिजनेस का अफ्रीका के अंदर है इंडिया के बाद, और अफ्रीका के अंदर भी ये बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो हो रहा है। अब इसके शेयर की प्राइस गिरी क्यों थी? हुआ ये था कि इसकी एक सब्सिडरी है, अब वो सब्सिडी नहीं, वो एक एसोसिएट कंपनी जो इसकी सिस्टर कंसर्न कंपनी होती है। तो ये बस एक वन टाइम इसको एक्सेप्शनल लॉस हुआ था अकाउंटिंग का, एसोसिएट कंपनी को इसने बस रिक्लासिफाई करा था, कुछ अकाउंटिंग की टर्म्स होती है वो, अब मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा अकाउंटिंग में। तो एक वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस हुआ था इसको अकाउंटिंग की वजह से, उस वजह से इसकी शेयर की प्राइस गिरी थी, बाकी इसका और कोई भी रीजन नहीं था। तो एक भारतीय एयरटेल को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। उसके बाद एक अनंत राज, जो मैंने कहा था एक स्मॉल कैप बताऊंगा, बाकी मैं सारे लार्ज और मिड कैप रहूंगा। अनंत राज एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका शेयर जैन 25 से लेकर मार्च 26 में 50% तक गिर चुका है। अब ये कंपनी क्या करती है, डाटा सेंटर ऑपरेट करती है। पूरा का पूरा जो वर्ल्ड का फ्यूचर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबको डाटा सेंटर्स तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो ये कंपनी डाटा सेंटर ऑपरेट करती है। हालांकि इस कंपनी का मेन काम पहले था वो रियल एस्टेट डेवलपर का था, पर धीरे धीरे कंपनी जैसे जैसे उसको पता पड़ा डाटा सेंटर में ग्रोथ है तो डाटा सेंटर में जाती जा रही है। तो अब ये कंपनी के फंडामेंटल भी बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोइंग चल रहे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह, रिटर्न ऑन इक्विटी डिसेंट चल रहा है 11%। इसका पी रेशियो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के पी के बराबर चल रहा है, 28 वर्सेस 30 इसका सही चल रहा है। साथ में डेट टू इक्विटी 0.13, कंपनी का डेट भी बहुत कम है। अब इस कंपनी के अगर आप सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे, इसका सेल्स 56%, 56% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ था अभी लास्ट क्वार्टर में। इसका प्रॉफिट भी अप्रोक्सीमेटली 30% से इंक्रीज हुआ था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कंपनी के डेट जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होते गए हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे चल रहे हैं। इवन कंपनी का प्लान है कि वो आंध्र प्रदेश में अभी 4500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी आईटी पार्क में टू बिल्ड द डाटा सेंटर्स। तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। पर हुआ क्या, इसके शेयर की प्राइस गिरने का रीजन वॉर एक तो हो रही है, जो लड़ाई चल रही है वो, प्लस डाटा सेंटर कंपनी को अभी ज्यादा बनाने में, ऑपरेट करने में टाइम लगेगा। जैसे ही डाटा सेंटर की न्यूज आई थी अनंत राज की, कंपनी का शेयर बहुत तेज भागा था। पर बाद में पता पड़ा हालांकि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे, पर डाटा सेंटर पूरे प्रॉपर तरीके से बनाने में, ऑपरेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उससे रेवेन्यू जनरेट करने में। तो इसलिए थोड़ा सा वापस कूल ऑफ हुआ है ये। चलते हैं अपन आगे की तरफ। पर हाँ, उसके पहले देखो, वैसे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी शेयर की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपन बैंकिंग एनबीएफसी भी डिस्कस करेंगे, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। पर अगर आपको लग रहा है कि यार किस शेयर में आपको रुपए डालना चाहिए आपके हिसाब से, तो आप चाहो तो लमसम डाल दो, भी क्रैश्ड मार्केट है डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप चाहो लमसम डालने में डर लग रहा है गलत प्राइस पे एंट्री नहीं हो जाए, तो आप एक काम करो, एसआईपी की तरह पैसा डाल दो। आजकल स्टॉक में भी एसआईपी होती है। जैसे आप वन ऑफ द ट्रस्टेड ब्रोकर है एंजल वन, एंजल वन के अंदर आपको स्टॉक एसआईपी का फीचर भी मिल जाता है कि आप जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो वैसे स्टॉक्स में
उसमें भी एसआईपी कर सकते हो। और किसी भी कंपनी के फंडामेंटल भी आपको डिटेल में देखने तो भी आप एंजेलो न्यूज ले सकते हो, तो आप ये इसकी मदद ले सकते हो। अब उसके बाद अपन चलते हैं, अपन 3-4 शेयर डिस्कस करते हैं बैंकिंग एनबीएफसी के। बैंकिंग एनबीएफसी बहुत बुरे लेवल पर टूटा है अभी, इवन कुछ कुछ शेयर इसके 52 वीक्स लो पे भी आ चुके हैं बैंकिंग एनबीएफसी के। उसके अपन 3-4 शेयर डिस्कस करते हैं। पहला शेयर है अपना एचडीएफसी, दिसंबर 25 से मार्च 26 मतलब केवल 3-1 महीने के अंदर 25% टूट गया है। कंपनी के फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी 13% चल रहा है। पी रेशियो इसका थोड़ा सा मतलब जैसे 12 इंडस्ट्री का, इसका 14 चल रहा है, थोड़ा सा ज्यादा है। रेवेन्यू प्रॉफिट अच्छे लेवल पे ग्रो है। इवन कंपनी की जो Q3 की ग्रोथ आई थी वो भी अच्छी आई थी। रिजल्ट डिपॉजिट इसका 11% 11.5% से बढ़ा था, एडवांस इसका 11.9% से बढ़ा था। कासा अकाउंट जो होते हैं करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की जो ग्रोथ हुई थी, नए अकाउंट ओपन हुए, वो 33% से बढ़ा। तो कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं। तो कंपनी के शेयर की प्राइस करेक्ट क्यों हुई? एक रीजन मैंने आपको बता दिया था कि मैनेजमेंट जो थी, मैनेजमेंट एम कर रही थी कि जितना वो लोगों से डिपॉजिट लेंगे उसका केवल 90% ही लोगों को एडवांस देंगे, 90% ही लोगों को लोन देंगे। पर हुआ क्या, इन्होंने डिपॉजिट तो ली, उससे ज्यादा लोगों को लोन दे दिया। एक रीजन ये था। दूसरा रीजन अभी रिसेंटली आपको पता होगा, इनके चेयरमैन ने, जो पार्ट टाइम चेयरमैन था, उन्होंने रिजाइन कर दिया था क्योंकि कुछ मिस सेलिंग और बॉन्ड हुई थी, तो उससे इशू रेस करा था कि कंपनी में एथिकल इश्यूज कुछ चल रहे हैं। तो हालांकि माना अपन मान सकते हैं, अभी तक कुछ चीजें पूरी क्लैरिफाई नहीं हुई, अपन मान सकते हैं थोड़े बहुत एथिकल इश्यूज भी चल रहे हैं। और वो जो भी एथिकल इश्यूज थे, जो एम्प्लॉइज थे, कंपनी ने उन एम्प्लॉइज को फायर कर दिया। तो जैसे ही कंपनी को सारी चीजें पता पड़ी, कंपनी ने एक अच्छा एक्शन लिया है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे कंपनी को पता पड़ा कि यार ये एम्प्लॉइज खराब है, खराब तरीके से काम कर रहे हैं, उन्होंने एम्प्लॉइज को फायर भी कर दिया। तो ये तो एथिकली अच्छी चीज हुई एक तरीके से। सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपका क्या है ये इस चीज में आपका बता देना। पर जो भी था एथिकल इश्यूज थे, पर हाँ कंपनी के फंडामेंटल पे किसी ने भी उंगली नहीं उठाई थी कि कुछ फंडामेंटली गलत है। तो ये चीज आप देख सकते हो कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज्यादा कूल ऑफ हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट शेयर है अपना पीएसयू बैंक का सबसे बड़ा शेयर एसबीआई, जिसने बहुत अच्छे तगड़े लेवल पर रिटर्न दिया अभी रिसेंट टाइम के अंदर। फेब 26 से मार्च 26 लगभग 1.5 से 2 महीने 17% शेयर 1.5 से 2 महीने के अंदर गिर गया। रेवेन्यू प्रॉफिट इसका बहुत अच्छे लेवल पर ग्रो है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 14% का चल रहा है। डेट टू इक्विटी 10 का चल रहा है। पर डेट टू इक्विटी हालांकि देखना नहीं चाहिए अपन को बैंकिंग सेक्टर में, ये आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि बैंक का काम ही होता है लोगों से लोन लेके लोगों को लोन देना, तो ये आप इग्नोर कर सकते हो। बाकी कंपनी का पी रेशियो भी इंडस्ट्री से भी कम चल रहा है, ये अंडर वैल्यूड है। जहां पे इंडस्ट्री का पी रेशियो 12 चलता है, इसका पी रेशियो 10 चल रहा है, ये अंडर वैल्यूड है। डिपॉजिट रेशियो की अपन ग्रोथ देखेंगे इस क्वार्टर की तो 9% से इंक्रीज हुई है। कासा अकाउंट इसका 40% से इंक्रीज हुआ है, जहां पे एचडीएफसी बैंक का 33% इंक्रीज हुआ है, यहीं पे इसका 40% से कासा इंक्रीज हुआ है, इसकी ग्रोथ ज्यादा हुई है। Q3 में अगर आप इसका क्रेडिट रेशियो देखोगे, जो लोगों को इसने लोन दिया है वो 15% से इंक्रीज हुआ है। तो मतलब आप देखोगे एचडीएफसी की 11% से लोन ग्रोथ रेट हुई थी, इसकी 15% थी, तो इसने एचडीएफसी से भी अच्छा इसकी ग्रोथ रेट चल रही है। अब साथ में आप देखोगे कि जो इंडिया ने कमिट करा है कि गवर्नमेंट ने कि 11-12 लाख करोड़ वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्फ्यूज करेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब भी कोई इन्फ्यूज करता है तो उसको लोन की जरूरत होती है। तो सबसे जो प्राइमरी बैंक होता है जो सबको लोन देता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो एसबीआई ही होता है। साथ में एसबीआई की सब्सिडी एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ भी बहुत जल्द आने वाला है, तो इससे भी इसको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये 2 बैंक हैं। उसके अलावा 2 बैंक और है जिसपे आपको नजर रखनी चाहिए, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक। हालांकि जो फर्स्ट प्राइवेट बैंक आता है इंडिया के अंदर वो एचडीएफसी है, सेकंड जो आता है वो आईसीआईसीआई, थर्ड आता है एक्सिस बैंक। ये जनरली इनकी न्यूमरोलॉजी चलती है। अब आईसीआईसीआई बैंक अगर मैं ऊपर से कंपैरिजन बता दूं, आईसीआईसीआई बैंक कंपैरेटिवली थोड़ा सेफ स्टेबल तरीके से प्ले करता है। एक्सिस बैंक बहुत ज्यादा एग्रेसिव और ग्रोथ मोड पे चल रहा है। तो ये 2 फैक्टर आप इन दोनों में आपको ध्यान रखने चाहिए। ये शेयर जुलाई 24 से अभी तक लेके 18% क्रैश हुआ है। ये शेयर फेब 26 से अभी तक लेके 13% क्रैश हुआ है। कंपनी के फंडामेंटल हालांकि दोनों के अच्छे, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के ग्रोइंग चल रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 15% चल रहा है, इसका 12% चल रहा है। पी रेशियो इसका 15 चल रहा है, इसका 14 चल रहा है। अब ये जो इनकी लोन ग्रोथ और डिपॉजिट रेट है, ये 12% की लोन और इसकी 9% की मतलब डिपॉजिट चल रही है। वहीं पे मैंने कहा था एक्सिस अभी थोड़ा एग्रेसिव वे से चल रहा है, इसकी 14% और 13% है, तो ये भी एग्रेसिव वे पे ग्रोथ पे चल रहा है। तो एग्रेसिव वे में हो सकता है शेयर की प्राइस बढ़ भी सकती है, और अगर ज्यादा एग्रेसिव रहा तो रिस्क, अगर ज्यादा रिस्क हो गया तो गिर भी सकती है। वो एग्रेसिव है तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। तो ये आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक भी 2 बैंक है जो आपको अपने रडार पे रखने चाहिए। उसके बाद अपन बात करते हैं 2 एनबीएफसी कंपनी की। जो 2 एनबीएफसी इनकी मैं पहले भी बहुत बार सेपरेट वीडियोस बना चुका हूं, दैट इज आरईसी लिमिटेड और पीएफसी लिमिटेड। ये शेयर जुलाई 24 से 50% और ये लास्ट 1 साल में 30% तक गिर चुका है। अब इन कंपनी का काम क्या है, दोनों की दोनों गवर्नमेंट पीएसयू एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब ये बैंक के छोटा भाई होता है। इनका काम भी लोगों को लोन देना होता है। पर ये लोन किसको देते हैं, ये केवल रूरल पावर वालों को लोन देता है, जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन की जो भी कंपनीज रूरल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस
करती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, उनको लोन देता है, और ये बाकी सारी पावर कंपनी जो भी पावर प्रोड्यूस करती है वो सब करती है, उनको ये लोन देता है। तो दोनों कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोइंग है, रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे चल रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी इनका बहुत अच्छा चल रहा है, दोनों का अप्रोक्स 20% चल रहा है। दोनों का अगर आप पी रेशियो देखोगे, दोनों का पी रेशियो केवल 5 से 3 चल रहा है, इसका 5 चल रहा है, इसका 3 चल रहा है। वही जो इंडस्ट्री का पी रेशियो है वो 21 का चलता है। तो ये कंपनीज बहुत अच्छे लेवल पे अंडर वैल्यूड है। डिविडेंड रेट भी इनकी 5% के अप्रोक्स रहती है कि ये शेयर की प्राइस जो बढ़ती है उसके अलावा 5% तो ये ईयरली डिविडेंड दे देती है। तो इन शेयर की प्राइस गिर क्यों रही है? कोई भी ऐसा मेजर रीजन नहीं है, बस वो वॉर चल रही है, वॉर की वजह से शायद हो सकता है बॉन्ड का यील्ड इंक्रीज हो जाए, इस वजह से शायद इनकी कॉस्ट ऑफ टेकिंग द लोन इंक्रीज हो जाए। अब ये ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, इतना मैं नहीं जाऊंगा। कुल मिला के वॉर, केवल एक वॉर ही रीजन है इनका, और कुछ भी नहीं है। साथ में इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग भी लोगों ने शुरू कर दी थी पहले, इंक्लूडिंग मैं भी बहुत सालों से इनमें इन्वेस्टेड हूं, मेरे को इसने पहले 100 से 200% तक का रिटर्न भी दिया हुआ है इन शेयर्स ने। तो उसके बाद ये वापस से थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुई है इनकी कंपनीज। उसके बाद अपना एक आखिरी शेयर है, दैट इज ईएमएस इंडस्ट्री का, वो है अपना डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी आप लोगों को पता होगा, बहुत ज्यादा चर्चा के अंदर था ये शेयर। ये मिड कैप शेयर है जो सितंबर 25 से मार्च 26 तक 50% तक क्रैश हो चुका है। डिक्सन का जिनको नहीं पता, ये एक ईएमएस है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है ये लोगों के लिए। मतलब जैसे अब ये मोबाइल है, ये मोबाइल सैमसंग का है, पर सैमसंग इसको नहीं बनाता, सैमसंग आउटसोर्स करता है डिक्सन को कि भाई डिक्सन तू हमारे लिए मोबाइल बना इसी तरीके का, हम बस हमारा टैग लगा के दे देंगे। तो ये कंज्यूमर के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाता है, मोबाइल फोन बनाता है, लाइट बनाता है, टीवी बनाता है, अब ये लैपटॉप भी बनाने वाला है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो ये बनाता है। तो अब आप देख लो कि ये जो ईएमएस कंपनी है ये ग्रो होने वाली है या गिरने वाली है, आपके हिसाब से देख लो। लैपटॉप, मोबाइल वगैरह इनकी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ऑफकोर्स बढ़ने ही वाली है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इनके रेवेन्यू प्रॉफिट अच्छे लेवल पे ग्रो है, रिटर्न इक्विटी 31% जो बहुत अच्छा है। साथ में ये कंपनी का पी रेशियो भी अंडर वैल्यूड चल रहा है, जहां इंडस्ट्री का पी रेशियो 49 चलता है, इसका 34 चल रहा है, ये भी अच्छी चीज चल रही है। डेट इक्विटी कंपनी में ज्यादा नहीं है, डेट टू इक्विटी 0.34, मतलब डेट कंपनी में ज्यादा नहीं है। इसके जो क्लाइंट है उनमें आता है सैमसंग, शाओमी, वन प्लस, मोटरोला, ओप्पो। हालांकि मोटरोला अपना थोड़ा बहुत शेयर किसी दूसरी कंपनी को दे चुका है कि अब कोई दूसरी कंपनी इसके लिए मोबाइल बनाती है, पर इसके अलावा भी इसके पास सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इसके पास है। इवन आप देखोगे गूगल पिक्सल से भी इसको ऑर्डर मिला है, रिसेंट ऑर्डर की इसको 45 मिलियन यूनिट्स इसको एनुअली मोबाइल की देनी है गूगल पिक्सल के लिए बना के, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। साथ में इसने अभी इसका जेवी फॉर्म करी है, इसने एक चाइना की कंपनी जो है रोंगचीर, तो इस रोंगचीर के साथ डिक्सन ने और रोंगचीर ने जेवी फॉर्म करी है, जिसका 74% शेयर, मतलब पार्टनरशिप करिए, 74% पार्टनरशिप डिक्सन की है। अब ये दोनों मिलकर स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉचेस बनाएंगे, भी बड़ी बात है। तो ईएमएस का जो मार्केट शेयर है, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बना करती है इंडिया में कंपनीज का, वो 60% मार्केट शेयर डिक्सन के पास, अकेले के पास है। तो ये भी ईएमएस की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका शेयर क्रैश हो चुका है, तो इसको भी आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो बाकी कोई भी शेयर के बारे में आपको कुछ पूछना हो या इन शेयर्स पे आपका क्या ओपिनियन है, हो सकता है कि आपका कुछ और ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज याद रख के बताना। आई विल टेक देम एज अ फीडबैक कि आपका क्या ओपिनियन है। और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो आपको इंस्टेंटली मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन नोटिफिकेशन आप प्रेस कर ही देना। बाकी मैंने कहा कि वैसे कोई बाय सेल एडवाइस नहीं थी, पर फिर भी अगर आपको कोई शेयर बाय करना है, कुछ भी करना है, कहीं पे इन्वेस्टिंग करना है, आप एंजल वन की हेल्प ले सकते हो। एंजल वन में आपको सारे इन्वेस्टिंग के रिलेटेड अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे। मिलते हैं अपन अगली वीडियो के अंदर।